Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 18th March, so let's get started. And before that, I would like to tell you कि अगर वीडियो अब मुझे आपके द हिंदू एनालिसिस के साथ ही मैं आपके साथ एक्स्ट्रा में काफ़ी सारी चीज़ें ले रहा हूँ जो कि आपके रिवीजन का पार्ट बनेगी फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स, ताकि आपको ये ना फील हो कि न्यूज़पेपर अब पढ़ना चाहिए या नहीं। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू दिस अप टू 20th अप्रैल, राइट? तब तक के लिए आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू करेंगे फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, एंड इवन अब तो एसबीआई का जो डेटा दिया गया है उस पर भी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, बिकॉज कुछ ये जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म था, इसी के कुछ लोगों ने भी फंडिंग दी थी, जानबूझकर दी थी, छोटे छोटे ₹1000 के बॉन्ड खरीद के, जस्ट टू चेक कि किस तरीके से फंक्शन करता है। तो इन्हीं में से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लेडी काम करती है, उन्होंने कहा कि मैंने ये फंडिंग दी थी 2018 में, क्योंकि दो बॉन्ड खरीदे थे ₹1000 ईच, और एसबीआई ने अपने डेटा में दिखाया है कि इस लड़की के नाम से ये फंडिंग 2020 में आई है। 2018 की फंडिंग 2020 में दिखाई जा रही है, राइट? तो एसबीआई के डेटा को लेकर भी कंसर्न है। दूसरा कि यहाँ पर एनोनिमिटी रखी गई थी, इसलिए इवन आईएनसी, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो भी अपने लोगों के नाम बताना नहीं चाह रही है, या वो कह रही है कि हमारे पास भी वो नाम नहीं है। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा कि कोई आया और टीएमसी के ऑफिस में बॉन्ड दे के चला गया, हम कुछ नहीं जानते, हमने सिर्फ उनको एनकैश किया है। यहाँ पर डोनर की आइडेंटिटी इवन वी डोंट नो, राइट? तो इस तरह का इतना इतना ज्यादा ओपेक सिस्टम था ये दैट नो वन नोज कि एग्जैक्टली कौन किसको क्या दे रहा है। और सीरियल नंबर अभी तक नहीं दिए हैं एसबीआई ने, ये बात याद रखिएगा। जब तक सीरियल नंबर नहीं आएगा तब तक मैच करना मुश्किल है। अभी तक जो थोड़ा बहुत डेटा निकल के आया है मैचिंग करके कि किसने किस पार्टी को फंड दिया, वो इस बेसिस पर आया है कि किस डेट को वो बॉन्ड इशू किए गए थे और किस डेट को वो एनकैश किए गए, राइट? जब तक सीरियल नंबर नहीं आएगा तब तक एग्जैक्ट पिक्चर बताना आसान नहीं है। तो यहाँ पर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो, दे हैव नॉट शेयर्ड एनी डिटेल्स अबाउट देयर डोनर्स। जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दिया था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा था कि आपको ये बताना होगा। बट एनीवे, इतनी माइन्यूट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट एनी हाउ आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम में चल क्या रहा है। एंड सी द डीएमके पार्टी तमिलनाडु की, ओके, ये हमेशा ये बैटिंग और ये जो गैम्बलिंग टाइप के गेम है इनके अगेंस्ट रही है। बट ये सेम पार्टी ने 509 करोड़ रुपीस इस लॉटरी किंग से भी लिए, जिसने ओवरऑल सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है 1368 करोड़ का। उसमें से इसने 500 करोड़ इनको दिया है, डीएमके को। बाकी बीजेपी दूसरी, ये है वो मेगा इंजीनियरिंग जिसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया था हमारी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, जो कि नितिन गडकरी जी हैं। उन्होंने कहा था कि हमने 5000 करोड़ बचाए इस प्रोजेक्ट में, लेकिन अब ये जो निकल के आ रहा है कि इसने इतने करोड़ के आपको बॉन्ड दिए, तब जाकर आपने वो प्रोजेक्ट उसको सैंक्शन किया। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज मोर अबाउट योर अवेयरनेस रादर देन फॉर योर एग्जाम। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात है तो वो सब बातें हम पहले कर चुके हैं, हमें जितना एग्जाम के लिए जानना है। एनीवे, हम लोग चलते हैं अपने मेन वर्क पर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। ओके, यहाँ पर है बात ऑफशोरिंग की। नो सी व्हाट व्हाट इज ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग का मतलब है, यहाँ पर ट्रंप ने कहा है कि इट विल बी एन इंडस्ट्रियल ब्लड बाथ इन केस ही लूज। ऑफशोरिंग इज लाइक कि यूएसए की कंपनी है, बट उसको यूएसए में बिजनेस करना आसान नहीं दिखता है, लेबर कॉस्ट ज्यादा है, सेटिंग अप ज्यादा है, टैक्सेस ज्यादा है, तो वो अपना जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन है, इस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को ट्रांसफर कर देता है चाइना, वियतनाम या किसी और कंट्री में। तो इससे होता है क्या है, कंपनी यूएस की है बट जॉब्स कहाँ मिले, जॉब्स कहाँ क्रिएट हुए, चाइना में जाकर। टैक्स किस गवर्नमेंट को मिला, टैक्स किसको मिला, चाइनीज गवर्नमेंट को। इसको कहते हैं ऑफशोरिंग, राइट? और ट्रम्प इसके बहुत अगेंस्ट रहे, इन्होंने नारा भी दिया था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। दैट मीन्स उनका ये कंसर्न था कि मैं इन कंपनीज को मजबूर करूंगा कि वो यूएसए में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस सेट करें और यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही ना दें बल्कि लोकल्स को ज्यादा रिक्रूट करें, राइट? ये दो चार चीज इनकी जो माइंडसेट जिस तरीके से चलता है इनका, उस तरह की बात है, राइट? तो ये ऑफशोर को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर दो ट्राइबल्स के बारे में जानना होगा, लिसु एंड सिंगपो। ये अरुणाचल और असम में हमको मिलती है। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बट द थिंग इज कि ये लोग बच्चों के नाम ना नंबर्स पे रखते हैं। जैसे 7th नंबर पे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम अयु, 8 नंबर पे जो हुआ अगे, एंड सो ऑन, राइट? तो ये इनका एक कल्चर है। बस ये याद रखिए कि कहाँ पर ये मिलती हैं, लिसु सिंगपो, अरुणाचल, असम में। लिसु बॉयज एंड गर्ल्स हैव सेपरेट सेट ऑफ नंबर्ड नेम्स टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ये जानना होगा प्रीलिम्स के लिए, लिसूस बिलोंग टू
Tibeto-Burman family and inhabit the contiguous hilly regions of अरुणाचल प्रदेश, चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड। इनकी आबादी करीब 5000 है। इसके अलावा सिंगपोस्ट, तो दे आर एन एथनिक ग्रुप इनहेबिटिंग 27 कंट्रीज। चांगलांग एंड नामसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो असम और अरुणाचल में मिलते हैं। ये दोनों ट्राइब्स के नाम बस याद रखें और ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगेन कल मैंने आपके साथ झारखंड पीएचसी की बात की थी, वो शेयर हुए, ठीक है, पेपर लीक हुआ और सिर्फ लीक ही नहीं हुआ, वहां पर आपका जो आपको क्वेश्चन पेपर के उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए थे। इस लेवल का करप्शन हुआ है झारखंड पीएचसी में। सो आप लोगों को लगता है कि मैं हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट ही बोलता हूँ, वो बोलने का रीजन ये है कि जो पार्टी सेंटर में हो उसका क्रिटिसिज्म हमेशा सबसे ज्यादा होगा, दैट इज अ फैक्ट। अगर सेंटर स्ट्रांग है तो किसी स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं होगी गलत करने की। बट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी जम के करप्शन हुआ। एक कलेक्टर के बेटे का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, उसे इसरो का फुल फॉर्म नहीं मालूम, फिर उसके फादर ने फोन करके उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मॉक इंटरव्यू हटवाया जिसमें उसकी कमियां दिख रही थी, राइट। और सिर्फ वो कलेक्टर ही नहीं, आईएएस ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के कई मिनिस्टर्स ने अपने बच्चों को छत्तीसगढ़ पीएससी में भर्ती करा लिया। पटवारी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसे लोग बन गए जिन्हें मध्य प्रदेश की कैपिटल नहीं मालूम, इतने डम लोग। खुद सिक्स रैंक ने आके कहा कि हमें 15 लाख में पेपर मिला, बट उसके बाद भी इंक्वायरी कमीशन ने कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ, राइट। राजस्थान में भी कांग्रेस गवर्नमेंट गहलोत के टाइम सब इंस्पेक्टर की भर्ती, उसमें घोटाला हुआ। यहाँ पर बिहार में अभी वापस से गठबंधन हुआ नीतीश कुमार और बीजेपी का, एंड नाउ देयर इज अ क्वेश्चन पेपर लीक ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। दिस इज प्रूफ ऑफ बिहार अंडर एनडीए, बट वो सब पार्टीज के हाल में। झारखंड पीएससी की में करप्शन हुआ है। झारखंड में इस वक्त पार्टी है हेमंत सोरेन की, ठीक है, वो जेल में है लेकिन पार्टी उन्हीं की पावर में, राइट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इट्स ऑल अबाउट यूथ, इट्स नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स ऑल अबाउट यूथ। बट हमारा यूथ थोड़ा रील्स देखने में ज्यादा बिजी है। इसे पता है, इसे नई जनरेशन की आप गुलामी कहते हो। अपनी बर्बादी को एंजॉय कर रही है जनरेशन। आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, बट दे आर एंजॉइंग दिस, एंड देश पूरा छोड़ दिया जाता है 10% आबादी में जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। वही पॉलिटिकली फंडिंग भी देते हैं, वही सारे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और वही लोग सारी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। इवन अगर हम लोग कहते हैं कि एक हेल्थ पॉलिसी लेके आइए गवर्नमेंट बहुत अच्छी, तो वो हेल्थ पॉलिसी भी यही टॉप पे बैठे हुए 10% लोग डिसाइड करते हैं कि क्या देना है और कितना देना है पब्लिक को, राइट। बट हमारी पब्लिक अलग ही दुनिया में बिजी है। एनीवे, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये भी बीजेपी से सीएम रहे हैं मिस्टर येदियुरप्पा। इन पर एलिगेशन लगे 17 ईयर की बच्ची के सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और सीआईडी ने ये प्रोब भी लॉन्च किया। अब देखिए, सीआईडी हो या नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, वो भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। जब शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया था, उसी तरह से आपका आपका सीबीआई हो जाता है, सीबीआई, ईडी, राइट। ऐसी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं ना न्यूज में, इन सब पे मैं आपको एक कॉमन लेक्चर दे दूंगा आज, ओके, टुडे। दैट विल बी लेक्चर नंबर 27 रिवीजन सीरीज में। तो वहीं से एक बार में कवर हो जाएगी, बार बार इधर उधर पढ़ के परेशान मत होना। ईडी, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, उसके बाद वक्फ बोर्ड न्यूज में रहा क्योंकि अयोध्या का इशू हुआ। तो ये सारी चीजें हम आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, डीएमके रिसीव 500 करोड़ फ्रॉम द फर्म ऑफ लॉटरी मैग्नेट। तो वो डीएमके हो, बीजेपी हो, सब ठीक। द ओनली थिंग वाज, द ओनली इशू वाज कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये सबसे बड़ा करप्शन है वर्ल्ड का, और इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। लेकिन जब पूरी तरीके से निकल के आएगी बातें तो समझ में आ जाएंगी, बट वो कभी इतनी क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी या नहीं, पता नहीं, कह नहीं सकते। Some parties did not disclose poll bond donors. Supreme Court sought their detailed particulars in April 29 order. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर पार्टी को बताना है, बट नहीं बताया, क्योंकि तो ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन खेलते रहते हैं, पब्लिक इनमें इन्वॉल्व होती रहती है, बट असल में ऑल आर सेम। एनीवे, इसकी बात करते हैं, बट यहाँ से जरा न्यूज समझिए। देखिए, हमारी जो ह्यूमन आइज होती है, दे कैन ओनली डिटेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट बिटवीन 380 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। दिस इज वन पॉइंट जो कि विजिबल रेंज में आता है। अभी मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा पूरा, जो विजिबल रेंज में होता है सिर्फ ह्यूमन आई वही देख सकती है। लेकिन जो हनी बी और अधिकतर पक्षी होते हैं, दे कैन ऑल्सो सी द अल्ट्रावायलेट रेज, ओके। वी कैन ओनली सी विजिबल rays, but these honeybees and birds can also see the ultraviolet rays. This is one point for your prelims important. And this system records videos simultaneously in visible and ultraviolet channels in natural lighting. अब इन लोगों ने ये ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो simultaneously visible light and ultraviolet light दोनों को ऑब्जर्व कर सकेगा।
बट इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसके साथ हमें 2-3 चीज़ें जानने लेनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज स्पेक्ट्रम बैंड, सेकंड इज जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड थर्ड थिंग इज ह्यूबल स्पेस टेलीस्कोप, और इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। तो उसकी बात करते हैं, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पॉक्सो एक्ट को जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। मेंस के टाइम में इसमें शॉर्टकमिंग, सिग्निफिकेंस वो सब डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग उतना जान लेते हैं जितना हमें प्री में काम आएगा। ठीक है, येदियुरप्पा का ये केस आया एंड पॉक्सो में केस हमें हमेशा आती रही न्यूज, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, फर्स्ट थिंग बेनिफिट क्या है, तो ये पहला और इकलौता ऐसा एक्ट है जो जेंडर न्यूट्रल है। इसमें अगर सपोज करिए कि लड़की 18 साल से ऊपर है, लड़का नाबालिग है, और उसमें हैरेसमेंट होता है, तो उस लड़की को भी सजा मिलेगी। जैसा कि हमारे इंदौर में एक केस आया था, जहां पर एक टीचर थी 25 ईयर समथिंग की, एंड वो 15 साल के बच्चे को लेके भाग गई थी अपने साथ गुजरात, राइट। तो ऐसे केस में उस लड़की को भी सजा होगी। दिस इज ए जेंडर न्यूट्रल केस एक्ट। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर। सेकेंड, अगर माइनर्स हैं दोनों, सपोज दोनों अंडर 18 है, बॉय एंड गर्ल, और अगर वो कंसेंशुअल सेक्स में भी इंडल्ज होते हैं, राइट, तो उसमें भी लड़के को पनिशमेंट होगी, राइट। तो ये भी एक इशू है आपके साथ। चलिए, सो दिस वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ऑफ कंट्री डिटेलिंग स्पेसिफिकली विद सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, enacted in 2012, administered by Ministry of Women's and Child Development. This is one point you should remember. Next, it was intended to protect children from sexual assault, sexual harassment and pornographic violation, as well as establish a special code. Special code बनाए जाते हैं यहाँ पर बच्चों की ट्रायल के लिए। In 2019, it was amended to strengthen the penalties for specified offences in order to deter दी अब्यूजर एंड प्रोमोटेड डिग्निफाइड अपब्रिंगिंग। लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा अगर आज हमारे यहाँ रेप केस और सेक्सुअल असॉल्ट के केस आ रहे हैं, तो वो बच्चियों के अगेंस्ट ही आ रहे हैं। इसके की प्रोविजन जान लीजिए। मैंने मोस्टली आपके लिए सिर्फ यहाँ पर 4 इनलिस्ट करें टू कीप इट पॉइंट टू पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। फर्स्ट थिंग इज जेंडर न्यूट्रल है, right? कोई भी हो अंडर एज ऑफ 18, रेप इज ए रेप। जबकि एडल्ट में ऐसा नहीं है, लड़की के साथ रेप होता है, इट इज अ रेप, बट जब वो मैन के साथ होता है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रेप। ओके, लेकिन यूएसए में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एडल्ट्स के लिए भी जो लॉज हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं। वहां पर मैन के साथ भी अगर रेप होता है तो उसको रेप माना जाता है। सेकंड इज नॉन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन excluding the children who fails to report the commission of sexual offense involving subordinate faces the punishment. देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज। अब ऐसा नहीं रखा गया है कि आपके साथ अगर मान लो आप 16-17 साल के हो, आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है तो आपको अभी रिपोर्ट करना होगा, 1 साल में या 2 साल में या एडल्ट होने से पहले। ऐसा नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी आगे भी जाओ तो रिपोर्ट कर सकते हो। ए विक्टिम मे रिपोर्ट एन ऑफेंस एट एनी टाइम इवन ईयर्स आफ्टर द अब्यूज हैज अकर्ड। जितेंद्र जो बॉलीवुड एक्टर है, उनकी एक कजिन थी, उसने अभी उनके अगेंस्ट कुछ साल पहले रेप का केस लगाया था कि जब 35 ईयर्स पहले इन्होंने मेरा रेप किया था। इस तरह का उन्होंने एलिगेशन लगाया था जितेंद्र के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज कीपिंग विक्टिम्स आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल। अब ये जो आपकी गोदी मीडिया है ना, इसमें एक पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, इन्होंने एक केस कवर किया था एक बच्ची के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का। वहां पर इन्होंने बच्ची की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, राइट। फिर इनको बुलाया गया था कोर्ट में कि पत्रकारिता कर रहे हो, मजाक कर रहे हो आप। ये लोग क्या होती हैं, थोड़ी ज्यादा जोश में आ जाती हैं जब कोई इस तरह की चीजें होती है ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में। जहां बीजेपी के अलावा कोई पार्टी होती है ना, वहां पे अगर इस तरह का कोई केस होता है तो ये ज्यादा मस्ती में आ जाते हैं ये हमारे गोदी मीडिया। कीपिंग विक्टिम्स आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल, द एक्ट फॉरबिड्स the disclosure of victim's identity in any form of media unless authorized by special court। जब तक कोर्ट ने आपको परमिशन ना दी हो, आप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसलिए आपने पहले, अभी का तो दौर छोड़ दीजिए, अब तो मीडिया रहा नहीं, पहले जब मीडिया जेन्युइन था तब आप देखते होंगे कि अधिकतर जब इस तरह की चीजें दिखाई जाती है न्यूज चैनल पे तो फेस ब्लर कर दिया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इश्यूज ऑफ माइनर बीइंग बुक्ड फॉर माइनर कंसेंशुअल। ये एक अलग इशू चल रहा है, माइनर्स को भी इसमें बुक कर लिया जाता है फॉर इवन फॉर कंसेंशुअल सेक्स। अगर दो माइनर्स हैं बिटवीन 16 and 18 हु एंगेज इन कंसेंशुअल सेक्स that may come under the definition of sexual activity under the law run the risk of being booked under POCSO। हालांकि इस केस में क्या है कि कन्विक्शन तो नहीं हो पाता है, क्योंकि कंसेंशुअल है तो माइनर बॉय का कन्विक्शन तो नहीं होगा, बट इस बेसिस पर उसको बेल डिनाई की जा सकती है, उसको डिटेन किया जा सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर लड़की के फादर हैं, वो चाहते हैं नहीं इस लड़के को बिल्कुल डिटेन कीजिए, इसको बेल मत दीजिए, तो वो लड़का रह जाएगा, उसको जेल में रहना पड़ेगा।
राइट। दोनों ने मर्जी से किया, बट स्टिल 1 in every 4 केस अंडर पॉक्सो in West Bengal, Assam, Maharashtra constitute romantic cases where the victim found to be in consensual relationship with the accused. तो जुडिशरी ने कहा भी था कि देखिए ऐसे केस में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये करना। तो इन लोगों ने कहा था गवर्नमेंट को कि आप एग्जामिन कीजिए क्या हम कंसेंशुअल सेक्स की जो एज लिमिट है वो 18 से डिक्रीज करके 16 कर सकते हैं या नहीं। तो इस केस को इस चीज को एग्जामिन किया 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब उसने रूल दे दिया अगेंस्ट में कि नहीं कोई जरूरत नहीं है लो करने की। तो उसने रीजन क्या दिया, वाई, क्या किस बेस पर उसने डिसाइड किया। तो गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, पहला कि वुमेन की एज बढ़ाने का गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 21 ईयर्स करेंगे। तो फिर सेक्स की एज 16 की जाए और मैरिज एज 21, तो वो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट में आ जाती है। ये एक रीजन दिया लॉ कमीशन ने। सेकंड, द इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड पॉक्सो लॉ, ये एक थोड़ा सा इशू इशू बनता है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि जहां एक बार प्यूबर्टी हो गई जो कि अराउंड 15-14 में हो जाती है, ओके, तो फिर ये पॉक्सो लॉ वहां पर थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है क्योंकि वहां तो मैरिज की एज मान ली जाती है। 18 तक आप मैरिज लीगली नहीं कर सकते, बट उनके यहाँ मान लिया जाता है कि वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी कुछ इशू था। अंडर द लॉ द एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो एक्ट, एज ऑफ मेजोरिटी एंड मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इज कॉमन, 18 ईयर्स। Union Cabinet cleared a proposal to raise the legal age of women from 18 years to 21 years, ये हमने देख लिया था। तो इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ, मैरिज फॉर गर्ल्स इज एट प्यूबर्टी विच इज प्रिज्यूम्ड टू बी एट एज ऑफ 15. This gap between Muslim personal law and special legislation is prohibiting child marriage and lowering the age of consent for sexual activity under POCSO could potentially have impact on these aspects. ठीक है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, इसकी हमने बात की थी। नो सी, दो चीजें समझिए कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई चीज कितनी बार बार तेजी से रिपीट हो रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है यहां तक आते आते हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। और दूसरी होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक कितना जा रहा है, राइट, ये आपकी वेवलेंथ कहलाती है। तो जब हम शुरू करते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, तो यहां से जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जो वेवलेंथ हो सकती है, अब वो इतनी लंबी थी यहां से यहां तक, ठीक है, ये वेवलेंथ थी, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, राइट। बट फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट होने में इतना टाइम लगा, इतना, ठीक है, यहां तक आते आते ये बहुत तेजी से हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, राइट। जैसे ही हम यहाँ लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाएंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी और वेवलेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी। क्लियर है ये? और सीक्वेंस याद रखिएगा। रेडियो वेव्स वही जो हम लोग रेडियो टेलीविजन में यूज करते हैं, माइक्रोवेव ये कुकिंग, रडार, टेलीफोन वगैरह में यूज होता है। इंफ्रारेड ये हीट फ्रॉम सन उससे आती है, या फायर या रेडिएटर्स। विजिबल लाइट जो हम लोग देख सकते हैं, जो कि हमने आर्टिकल में देखा, राइट। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट जो कि हनी बीज देख सकते हैं और कुछ बर्ड्स देख सकते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते, राइट, बट इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द स्किन यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। और ये अल्ट्रावायलेट भी A, B, C 3 तरह की होती है, कभी बाद में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरेज की बात कर लेते हैं तो इट इज यूज्ड टू व्यू इनसाइड द बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स, ये आपको पता है। गामा रेज कैंसर थेरेपी वगैरह में यूज की जाती है, यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग द कैंसर सेल, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे पहले एक बार PYQ आया हुआ है तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप। नाउ सी, इसको बनाया गया क्योंकि इससे पहले जो ह्यूबल टेलीस्कोप था उसमें कुछ कमियां थी, वो उतना पावरफुल नहीं था, तो इसको हमने दोबारा लॉन्च किया। यहाँ पर इसका मेन काम है स्पेस एक्सप्लोरेशन करना। लॉन्च किया गया 2021 में। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप एवर बिल्ट, सर्विंग एज प्रीमियर स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। स्पेस में लगाया गया है, ग्राउंड पे नहीं लगाया, धरती पे। डेवलप्ड बाय नासा एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूरोपियन एज वेल एज कैनेडियन स्पेस एजेंसी। Okay, mainly इसका काम है टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स प्राइमरली इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑब्जर्व करता है यूनिवर्स को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। ओके, यहाँ इसमें ऑब्जर्व कर रहा है, विजिबल या अल्ट्रावायलेट में नहीं, इंफ्रारेड में, राइट। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू जेम्स वेब टेलीस्कोप। नो, इसका रेजोल्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग है, सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है। इट इज लाइक ए टाइम मशीन इन स्पेस। इट एम्स टू प्रोब द यूनिवर्स अर्लीस्ट फेजेस
Now this JW 10 marks a new era in our understanding of the cosmos. राइट, ये एक अर्लीस्ट फेज को एक्सप्लोर करता है क्योंकि स्पेस में जो भी चेंजेस होते हैं ना उसको हमारी धरती तक रीच करने में कई ईयर्स लग जाते हैं। यानी कि वो इवेंट आज से कई साल पहले हो चुका है यूनिवर्स में, लेकिन उसका जो स्पेस टाइम डोमेन में इम्पैक्ट होता है वो हम तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम इसको एक टाइम मशीन की तरह देख रहे हैं। यानी जो इवेंट आज ये टेलीस्कोप ऑब्जर्व करेगा वो ऑलरेडी कई साल पहले हो चुका होगा। राइट, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? फर्स्ट इज टू लुक फॉर द गैलेक्सीज दैट फॉर्म जस्ट आफ्टर द बिग बैंग, to determine the evolution of galaxies from their creation to the present, and to examine stages of star creation till the formation of planetary system। यानी कि एक एक्सप्लोजन होता है, स्टार बनता है, फिर उसके आसपास जो डस्ट होती है धीरे धीरे सेटल होती है, कूल होती है और आपका प्लैनेट बनता है। तो वो पूरी स्टेज देखनी है कि स्टार की क्रिएशन से लेके प्लैनेट बनने तक क्या स्टेज से गुजरता है ये। To investigate the potential for life in planetary system by measuring their physical and chemical features। यहाँ पर मैंने आपको, आप सेल्फ रीड कर लेना इसे, जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड ह्यूबल टेलीस्कोप में फर्क दे दिया है। ह्यूबल टेलीस्कोप अब नहीं है इतना यूजफुल, इसीलिए हमने और पावरफुल टेलीस्कोप बनाया है। ठीक है, तो दोनों में फर्क एक बार जान लेना, काम आएगा। न्यूज़पेपर पे चलते हैं वापस। तो यहाँ से तो हमने जान लिया है कि बैट्स वगैरह, सॉरी हनी बीज एंड अदर बर्ड्स कैन सी अल्ट्रावायलेट, इंसान से विजिबल रेंज देख सकता है। ओके, और अब इन्होंने जो सिस्टम बनाया वो दोनों को एक साथ ऑब्जर्व कर सकेगा साइमल्टेनियसली। ओके, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज आइस क्यूब। पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर न्यूट्रिनोस के बारे में जानेंगे। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी is a device at the Earth's साउथ पोल दैट डिटेक्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनोस। ठीक है, न्यूट्रिनोस के बारे में भी जानेंगे, बट ये जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है ये लगाई गई है साउथ पोल पर, और इंडिया ने भी लगाई है एक ऑब्जर्वेटरी, राइट, इन थेनी हिल्स तमिलनाडु, और उसको अंडरग्राउंड बनाया गया है। उसके रीजंस क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आइस क्यूब कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ sensors buried at more than 1.4 kilometer beneath the ice plus multiple detectors above the surface। न्यूट्रिनोस दे रेयरली इंटरेक्ट विद द मैटर, इसलिए इनको घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है न्यूट्रिनोस को। आइस क्यूब इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। व्हेन ए न्यूट्रिनो इंटरेक्ट्स विद द आइस सराउंडिंग द सेंसर्स, it may produce some charged particle and some radiation। this is extremely important point that you should remember। जनरली हम लोग मानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी से तब पास होते रहते हैं, ये इंटरेक्ट नहीं कर सकते किसी से, बट जब ये इंटरेक्ट करते हैं आइस सराउंडिंग दी सेंसर्स, यहाँ पे जो सेंसर्स लगाए गए उनके आसपास की जब आइस से ये इंटरेक्ट करते हैं, इट मे प्रोड्यूस, मे वर्ड श्योर नहीं है अभी भी, इट मे प्रोड्यूस सम चार्ज पार्टिकल्स एंड सम रेडिएशन। ओके, न्यूट्रिनोस कैन कम इन डिफरेंट टाइप, अब इसके टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं चल के। ओके, सी तीन तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो एंड ताउ न्यूट्रिनो। ये सब मैंने आपके साथ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये मुऑन क्या है, ताउ क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड ऑल। ओके, वो वीडियो आप देख लेना जो प्रीलिम्स सीरीज में सब्सक्राइब है, उसमें वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। वैसे यूपीएससी इतना डिटेल में आपको प्रीलिम्स में ले नहीं जाएगा, बट पता होना चाहिए अगर इंटरेस्ट है जानने में तो। इनकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं न्यूट्रिनोस की। सी फर्स्ट, इट इज ए टाइप ऑफ लैप्टन। ये सब हमने वहां डिस्कस किया था, उतना डिटेल में नहीं जा सकते हम वापस से। इट इज ए लैप्टन एंड दस बिलोंग्स टू सेम फैमिली एज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी लैप्टन फैमिली को ही बिलोंग करता है। एक फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रिनोस ऑफ ऑल दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सी एटॉमिक लेवल पे हमारे पास वो तीन है, और उसमें एक दो और ढूंढे हैं हमने बाद में, प्लाज्मा, गॉड पार्टिकल। सब एटॉमिक लेवल पे काफी सारे हैं, आपको चाहिए तो मैं उस फाइल को दोबारा शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप से, आप वहां से देख लेना। ओके, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ ऑल दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट हैव मास, न्यूट्रिनोस आर दी लाइटेस्ट। दैट मीन्स वन थिंग इज श्योर कि न्यूट्रिएंट आल्सो हैव सम मास एटलीस्ट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली है। अनलाइक इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। दे इंटरेक्ट विथ मैटर थ्रू वीक फोर्स। The property that matter is almost transparent to neutron is a result of force weakness। जो हम लोग कहते हैं कि ये तो पास होते रहते हैं, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है, बट ये वीक फोर्स की वजह से होता है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ न्यूट्रिनोस मिक्स एंड ऑसिलेट इनटू वन अनदर इन वीक इंटरेक्शन एज दे ट्रेवल थ्रू द कॉस्मोस। इनके सोर्स क्या है? दे आर ऑल्सो द मोस्ट prevalent massive particle in the universe which makes them very common। they are produced both in fusion as well as decay। चाहे स्टार बन रहा हो या स्टार डिके हो रहा हो, दोनों ही केस में न्यूट्रिनोस बनते रहते हैं।
Neutrinos are produced by the sun and other stars through nuclear fusion and decay process in their core. When heavy particles undergo a process known as decay, they frequently produce neutrinos, which come from a variety of different sources. Other sources include exploding stars, relic neutrinos, natural radioactivity, cosmic ray interaction, etc. ये पॉइंट तभी समझ आएंगे जब आपने वो लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने हर टाइप के फोर्सेस की बात की थी, उसमें हमने मॉन्स, न्यूट्रिनोस इन सब की बात की थी, तभी ये समझ में आएगा। ये दूसरा आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है अबाउट दी कि हमने जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई है उसकी लोकेशन अंडरग्राउंड ही क्यों रखी है। हमने बोधी वेस्ट हिल्स है हमारा थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, राइट, तो वहीं पे हमने रखी है। उसका रीजन क्या था, वाई अंडरग्राउंड? Because of their incredibly weak interaction with the matter, neutrinos are very hard to detect in laboratory. And the background from the cosmic rays, जो कि हमारे सराउंडिंग में all time present है, the background from cosmic rays and natural radioactivity will make it almost impossible to detect them on the surface of the Earth. Third reason is the overburden provided by Earth matter is transparent to neutrinos, whereas cosmic rays are substantially reduced डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ एट विच डिटेक्टर इज लोकेटेड। तो ये हमने भी आई थिंक ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अंडर द ग्राउंड ही लोकेट की है। दिस इज द रीजन दैट मोस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज आर लोकेटेड डीप इनसाइड द अर्थ। तो बोधी हिल हमने इसी के लिए सिलेक्ट किया था यहाँ पर। एंड एक और रीजन था कि ये इक्वेटर क्लोज है। तो ये 4-5 रीजन आपको पता होना चाहिए, ये आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैच करने को आ सकती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोब में कई जगहों पर इस तरह की लेबोरेटरीज खोली गई हैं, न्यूट्रिनो ऑब्जर्व कर रही हैं जो। वन इज सैंडबेरी कनाडा, सुपर काम्योकैंट जापान, ओके। उसी तरीके से यहाँ इटली में है, यूएसए, कैटरिन जर्मनी, दयाबे रिएक्टर हांगकांग, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी अमुंडसेन, ये साउथ पोल स्टेशन ऑफ अंटार्कटिका। ओके, तो ये याद रखिएगा, मैच करने को आ सकता है एग्जाम में। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2015, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट वाज रिलेटेड टू आइस क्यूब। ओके, इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स 2010, दिस वाज द क्वेश्चन ऑन इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ओके, हम वापस चलते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। ये आर्टिकल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस साल वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज में इलेक्शन है, ऑलमोस्ट मोर देन 50 प्लस कंट्रीज। और तो ये एआई जो आया है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसके जो डीप फेक्स आए हैं, ये बहुत तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ झूठ की फैक्ट्री चल रही है, नोन एज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये उस पर जम की झूठ सर्कुलेट किया जाता है। यू नो, वंस बीजेपी की एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रवक्ता थी, शी सेड ऑन स्टेज, वो भी लल्लन टॉप के स्टेज पर लाखों हजारों लोग बैठे, कि इंडिया को तो 99 की ईयर की लीज पे ली आपने आजादी, पूरी आजादी क्यों नहीं ली। इस लेवल तक का पोपट करवाया इन लोगों ने। एक और बीजेपी के ही युवा नेता बैठे हुए थे, उनसे तो सिर्फ इतना ही पूछा गया, जीडीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आप लोग बहुत 5 ट्रिलियन कर रहे हो। वो मोबाइल निकाल के आंसर ढूंढ रहा था कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। राइट, इस तरह के यूथ लीडर हैं आज हमारे पास। इसीलिए प्रॉब्लम है कि पेपर लीक हो, चीटिंग हो, कहाँ कंसर्न रेज करोगे। यूथ पॉलिटिक्स क्यों लेकर आए थे, और नेहरू जी क्यों इसको बहुत ज्यादा इंकरेज करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि यूथ के पास एक वॉइस हो अपने कंसर्न रेज करने की। लेकिन हमारी जो यूथ पॉलिटिक्स है वो बढ़ गई अलग अलग पार्टी से। आज उनकी पार्टी अगर गलत करे तो वो नहीं बोल पाते हैं खुद के यूथ के फेवर में भी। ओके, सो ये सिर्फ ऐसी जाहिल जनरेशन बनाना चाहते हैं जो ना क्वेश्चन करेगी किसी को, और ना रीजन करे कि ये बात सच है या नहीं, कि जो बोल दिया वो मान लिया उन्होंने। एनीवे, ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन। ये 50 से ज्यादा कंट्रीज में इस साल इलेक्शन होने हैं। चैट जीपीटी, जेमिनी, इसके अलावा एक कैपिलॉट भी है, ये सब हम जानते हैं इन दोनों को पहले से। कैपिलॉट भी एक तरह का जनरेटिव एआई ही है। अभी एक प्यू सर्वे हुआ था जो हमने इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस भी किया था। इट इंडिकेट्स दैट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सपोर्ट अथॉरिटेरियनिज्म। ओके, इनको अभी भी लग रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 56 इंच का सीना। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कंट्री में कोई लीडर पावरफुल नहीं होता, सिर्फ पावरफुल होते हैं उस कंट्री के इंस्टीट्यूशंस। वो जितने इंडिपेंडेंट, एफिशिएंट, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होंगे, और जितने अकाउंटेबल होंगे, उतनी ही पावरफुल कंट्री होगी, और उतनी ही पावरफुल उस देश की पब्लिक होगी। अथॉरिटेरियन, ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में इतनी बड़ी हिस्ट्री में जहां पर अथॉरिटेरियन रूल चला हो और लोगों का भला हुआ हो। नहीं होता, कभी नहीं होता। नॉट इवन वन एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड। ये ह्यूमन नेचर है कि अगर किसी को आप
अनरिस्ट्रेन्ड पावर दे दोगे और वो उसका मिसयूज ना करे। अगर एकदम अनअकाउंटेबल पावर होने के बाद भी कोई इसका मिसयूज नहीं कर रहा तो वो सिर्फ भगवान हो सकता है, और वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते हैं एटलीस्ट धरती पे। ओके, सो इस तरह की ये इल्यूशन में मत जाना, बिकॉज व्हाट बीजेपी डिड इज कि 2014 में जब आए तब इन्होंने सबसे आगे खड़ी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। टारगेट था वो बच्चे जो आज 10 साल 12 साल के हैं, ताकि 2 टर्म तो उनके थे, क्योंकि बाकी पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि 2 टर्म तो उनको जीतना ही था। उनका बस यही गोल था कि यही बच्चे 10 साल बाद जब 20 और 22 साल के होंगे तब तक इनको इस तरीके का बनाना है कि देश में एक ही देशभक्त पार्टी है, एक ही देशभक्त लीडर है, सारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना था। और ये मैं देखता रहता हूँ, आप अपने आसपास देखेंगे 19 18 साल के निब्बा निब्बी, दे आर लाइक राहुल पप्पू। इन्होंने आज तक राहुल गांधी का एक स्पीच नहीं सुना होगा। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट राहुल गांधी और कांग्रेस, इवन आई डोंट लाइक कांग्रेस, बट द फैक्ट इज कि ही वॉज द वन पर्सन जिसके पास यूपीएससी के बच्चे गए थे जब सिलेबस चेंज हुआ था और उनसे कहा था हमें 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए, और नेक्स्ट डे ही इन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बच्चों को 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिलवा दिए थे। कोविड आया, सबको डिस्टर्ब हुआ, बच्चे ऑलमोस्ट अपने आधे नोट छोड़ के घर गए इमरजेंसी में, बट 2 साल से वो लोग ट्राई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। उनको उठा के फेंका भी गया मुखर्जी नगर में कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दीजिए एज ए कंपेंसेटरी फॉर कोविड, बट वो नहीं दिया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा। राहुल गांधी वॉज द वन जिन्होंने 2013 में कहा था कि लेट्स ब्रिंग दीज 6 बिल्स, और पूरा का पूरा एक एंटी करप्शन पैकेज दिया जाए देश को, ताकि करप्शन के रूट कॉज ही खत्म किए जाएं। कि और उसी में से एक था विसल ब्लोअर बिल। एंड दिस विसल ब्लोअर बिल, उसमें ये कहा गया था, जैसे आपने गब्बर मूवी देखी हुई, कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं विद प्रूफ कि मेरे डिपार्टमेंट में इस तरह का करप्शन हो रहा है, जैसे कि आज हमने देखा इसमें गंगा एक्सप्रेसवे में 18 करोड़ पर किलोमीटर की कॉस्ट एस्केलेट करके कितनी करवा दी गई, 250 करोड़ पर किलोमीटर। हमने आयुष्मान भारत स्कीम में देखा, एक ही मोबाइल नंबर पर 9.5 लाख कार्ड बनाए दिए गए। इस तरह के अगर आप डॉक्यूमेंट्स लगा के प्रूफ देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी, और आपको आइडेंटिटी बताने की जरूरत ही नहीं थी इनफैक्ट। और ये इसके अगेंस्ट केस फाइल करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी करप्शन के। ये विसल ब्लोअर बिल आपको राहुल गांधी की कांग्रेस देके गई 2013 में, जब वो थोड़े से असर्टिव होना शुरू हुए थे अपनी पार्टी में। इसके बाद मोदी सरकार आई, उसने इस बिल में एक नया प्रोविजन डाल दिया कि आपको अपनी आइडेंटिटी मेंशन करोगे तो ही हम उस कंप्लेन को एड्रेस करेंगे, अदरवाइज हम उस कंप्लेन को देखेंगे भी नहीं। अब कौन मरना चाहेगा सत्येंद्र दुबे बन के कि मैं अपना नाम लिखूं और बताऊं कि मेरे डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है? राइट, इस तरीके की चीजें गवर्नमेंट ने की है। इसलिए आई डोंट लाइक कांग्रेस, बट आई लाइक दैट मैन राहुल गांधी। वो एक है जो थोड़ा सेंसिटिव है, जो समझता है पब्लिक। और इवन आपको निर्भया केस याद होगा, इसमें अभी जब फांसी हुई थी इन लोगों को, तो उसकी मदर ने कहा था कि राहुल गांधी ने हमारी पर्सनली फाइनेंशियल वे में भी मदद की, और साथ में बेटे को पायलट बनाने के लिए भी हेल्प की, और साथ में ये रिक्वेस्ट किया था कि आप किसी को बताएंगे नहीं। ठीक है। और एक हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं जो इंडिया कहीं मेडल भी जीतता है तो पहले मीडिया को भेजते हैं, मैं कॉल करूंगा, स्पीकर पे ऑन करवाना और पूरा देश सुनेगा। ये होता है फर्क कि जिसको करना होता है वो बिना बताए भी कर लेता है, और जिसको सिर्फ ढिंडोरा पीटना होता है वो करता रहे। और फिर आपका वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 6.5 लाख रुपए में आपके सेल्फी पॉइंट बनेंगे 3D रेलवे स्टेशन पे, और 1.5 लाख में बनेंगे 2D। आप लोग सेल्फी लेते रहिएगा और टैक्स पे करते रहिएगा। एनीवे, चलिए, डीप फेक इलेक्शन भी टर्म किया जा रहा है इस बार वर्ल्ड में जो इतने इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि डीप फेक टेक्नोलॉजी इज अ सीरियस रिस्क नाउ। देयर इज एम ऑफ कंफ्यूजिंग एंड कंफाउंडिंग द इलेक्टोरेट। इट कैन एनहांस द फॉल्सहुड एंड एनलार्ज द मिस्टेकन बिलीव्स, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रही हैं। अभी मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट केस भी डिस्कस करूंगा डीप फेक का। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल सेट टू ओवरवेलम द इलेक्टोरेट। We need to prevent such tactics from distorting the thought behavior of the electorate. Now ये मशीनें अच्छा खासा आपके थॉट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती हैं। अभी गूगल ने एक इमेज जनरेट की थी, उसमें उसने बता दिया कि नाजी आर्मी में ब्लैक भी हैं वाइट भी हैं, जबकि नाजी आर्मी पूरी रेशियल सुपीरियोरिटी पे बनी थी। दे बिलीव कि हम आर्यंस हैं, एंड हिटलर यूज्ड टू से कि वी आर्यंस हैव द राइट टू रूल द वर्ल्ड बिकॉज ओनली वी हैव दैट ब्लू आईज, वी आर सन ऑफ गॉड्स। और गूगल ने जो इमेज बनाई उसमें ब्लैक व्हाइट सब बना दिए नाजी आर्मी में, तो उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ। उसी तरीके से गूगल ने एक और इमेज बनाई जहां पे उसने एक ब्लैक लेजिस्लेचर को यूएसए की असेंबली में दिखा दिया, वो भी वे बैक इन 1880, जबकि पहली विमेन ब्लैक लेजिस्लेचर यूएसए में बनी है 1992 में। राइट, तो इस तरह की ये जो मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और मैंने आपको रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में भी बताया था कि अगर हम लोग इन मशीनों पर डिपेंड करेंगे, देखिए ये तो बेस्ट है, ये तो सबसे इंटेलिजेंट है, ये बोल रही है अगर कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो आपने डेटा ही रॉन्ग दिया होगा उसको। आप बायस डेटा दोगे तो बायस चीजें ही निकल के आएंगी। राइट, तो हमें ये जो इलेक्टोरल का थॉट बिहेवियर है इस पे इम्पैक्ट होगा इसका, तो इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, दे कैनॉट बी ट्रस्टेड इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेज।
Okay, these reflect well the danger of runaway AI. Threats level are bound to go up, and suitable concepts and ideas that have not yet been developed to mitigate them. So, backdooring that caused the model to produce inaccurate and harmful result, क्योंकि हमने उसका जो डेटा जिस पे उसको ट्रेन किया वही हमने बायस दिया था। यहाँ पे वही बोल बच्चन ने इलेक्शन कमीशन मस्ट इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो इस बार। ओके, तो वो तो खैर ईवीएम पे एलिगेशन लगते थे। म्यांमार का प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर इनके मीडिया का रोल देखिए। अगेंस्ट द वायलेंस एंड इंटिमिडेशन म्यांमार इंडिपेंडेंट मीडिया, ठीक है, वो मेन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट मीडिया जैसे हमारे यहाँ भी ये यूट्यूब चैनल्स है कई, ठीक है, वो अच्छा काम करते हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया कंटिन्यूज टू रिपोर्ट द ट्रुथ। Now, this independent media in Myanmar, it is forming independent press council to counter the Myanmar press council. और यही होना चाहिए एक देश में, जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के दबाव में आ जाए या झुक जाए पूरी तरीके से या बिक जाए, तो इंडिपेंडेंट मीडिया को आगे आना पड़ता है अपनी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए। इंडिया में तो फिर भी हालात ठीक है, उसके बाद भी हमारे इंडिपेंडेंट मीडिया भी डरता है सामने आने से। राइट, इन लोगों ने अपने यहाँ का जो म्यांमार प्रेस काउंसिल है उसको पूरा स्टाफ बिठा दिया उसमें मिलिट्री का। ओके, आगे चलते हैं। नाउ हियर, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि सैलरी क्लास वर्कर्स जो हैं इनकी सैलरी डिक्रीज हुई है अगर हम उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देंगे। जितना पिछले 10 साल में इन्फ्लेशन बढ़ा है उतनी तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ी है, बट उसके बाद भी वो अंधभक्ति उतरने का नाम नहीं ले रही है। और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो सेल्फ एम्प्लॉय के इसमें हुआ है, यानी कि जॉब्स नहीं मिली हैं। आपने किराने की दुकानें खोल ली, उसका एम्प्लॉयमेंट कह लिया आपने, बीटेक पानीपुरी वाली और फलाना चाय वाला बन गए, आपने कह दिया चलिए एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलग है, वो जीविका हो सकती है जिंदगी की, वो रोजगार नहीं हो सकता। एंड शेयर ऑफ दोज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रिमेन लो, ठीक है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, गिग वर्कर टाइप, आज है जॉब कल नहीं है, आज ऑर्डर आया कल नहीं आया। अब यहां देख लीजिए आप शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस वेरियस कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमें इंक्रीज देखने को मिला 51 से 56, ठीक है, और 2022-23 में ये रेड वाला विमेन का है, और विमेन में भी हमें 53 से 60। क्यों इतनी विमेन्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने की क्या जरूरत पड़ रही है अचानक से? मजबूरी की वजह से, क्योंकि वो जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं इकोनॉमी में, और ये बस ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। वो 5 ट्रिलियन आपको 10% लोगों के लिए बनानी है तो शौक से बनाइए और वोट लेते रहिए। एवरेज वीकली वेज देख लीजिए, चलिए मैं सैलरी क्लास के वर्कर्स की ही बात कर रहा हूं, आपके एवरेज वेज डिक्रीज हुए हैं 10 साल में, बड़े नहीं हैं। उसी तरह विमेन रेगुलर सैलरी वर्कर से विमेन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखा गया, वो भी 10 साल में अगर आपके सिर्फ 135 रुपीज एक्स्ट्रा आ जाए इनकम तो उसे इनकम नहीं मान सकते आप। राइट, कैजुअल लेबरर्स हैं और आपके यहाँ पर फीमेल कैजुअल लेबरर्स हैं, सिर्फ इनमें देखा गया है तो वो भी काफी मार्जिनल इंप्रूवमेंट जो कि इन्फ्लेशन से लो है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इंडिया ने बेस रेट मिनिमम वेज वगैरह डिसाइड कर रखे हैं, बट द थिंग इज कि इवन खुद गवर्नमेंट मिनिमम वेज से कम पे बच्चों को हायर कर रही है। मैंने आपको लखनऊ का एग्जांपल दिया था जहां पे लड़कियों को रखा जाता है, डिस्ट्रेस में जो फोन कॉल आते हैं पुलिस के पास, वो भी आउटसोर्स करके, वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, वो प्राइवेट की जॉब है, लेकिन आप कर रहे हो आपके स्टेट की पुलिस के लिए। राइट, तो आप देखिए शेयर ऑफ हाउस होल्ड अर्निंग लेस देन नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज, गवर्नमेंट खुद मिनिमम वेज डिसाइड करती है और खुद ही उससे कम पे करती है। अब जरा यूपी में देखिए 51% लोग ऐसे हैं जो मिनिमम वेज से कम अर्न कर रहे हैं, एमपी 46, छत्तीसगढ़ 59। ओके, सदर्न स्टेट की हालत यहाँ पे फिर भी ठीक होती है। शेयर ऑफ नेशनल वेल्थ हेल्ड बाय वेल्दी 10% एंड पुअर 50%। अब जरा ये भी देखिए कि ये जो 10% लोग हैं इनकी अगर हम सैलरी देखें, इनका शेयर देखें इकोनॉमी पे तो कितना है, 64.5%। अगर आपको इनके लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है और आप उसमें प्राउड फील कर रहे हो तो शौक से कीजिए। राइट, ये हैं बेचारे पुअरेस्ट 50% और इनका शेयर कितना इकोनॉमी, देश की 50% आबादी के पास सिर्फ 5.6% रिसोर्स हैं इंडिया के। ठीक है, एंड वी फील प्राउड एंड जस्ट लुक एट दिस ये 2010 की कट ऑफ लाइन है, ठीक है। 2010 के बाद इनका शेयर बढ़ा है, उल्टा घटा नहीं है। यहाँ हम मान सकते हैं चलिए 90 से इसलिए बढ़ा कि प्राइवेटाइजेशन हमने एलपीजी एरा लाए तो कुछ बिजनेस में आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, ठीक है। बट इसके बाद यहाँ बढ़ना और फिर गवर्नमेंट का ये कहना कि हम तो देखिए बिल्कुल एकदम इक्विटेबल इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, नहीं। अगर देश के 50% लोग सिर्फ 5.6% वेल्थ पर जी रहे हैं तो ये सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कुछ कोई प्रॉब्लम है इनसे। थिंग इज कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें बताता है कि जब जब आपके देश की एक हाई मेजॉरिटी डिससेटिस्फाई होगी
वो उतना ही ज्यादा रिवोल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिवोल्ट इज नॉट काइंड ऑफ दंगा फसाद, रिवोल्ट इज काइंड ऑफ चोरी चकारी बढ़ जाती है, क्राइम बढ़ जाते हैं, ये सब बढ़ जाता है फिर, क्योंकि आपने 50% पॉपुलेशन को सिर्फ 5.6% वेल्थ पर ही छोड़ दिया है। अब ये मत कहना प्लीज कि सर वो तो मेहनत जो नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं, ऐसा नहीं है यार। ये जब फर्जी तरीके से आप अपने बच्चों को आईएएस बनवाओगे, डिप्टी कलेक्टर जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल है, या फर्जी तरीके से आप पेपर निकलवा के अपने बच्चों को बनवा लोगे और मेहनत करने वाला पीछे रह जाएगा, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अमीर बन रहा है तो वो अपनी मेहनत से बन रहा है। नो, हरामखोरी से बन रहा है। एनीवे, आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है यहाँ पर। अब देखिए आईपीसीसी के रिस्पेक्ट में ये तो चलिए मैं बताऊंगा अभी आपको, इसके अलावा मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इस पे तो मैंने फुल फ्लेजेड मेंस 450 में वीडियो भी दिया है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज हमने इसकी बात की थी, उसी तरीके से एक और होती है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइज। ठीक है, वैसे दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उसको कैप्चर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को एटमोस्फेयर से, और उसको स्टोर कर दे रहे हैं अंडर द रॉक्स। यहाँ पर हम उसको कैप्चर कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको उसको देख रहे हैं। ठीक है, दोनों ही मिटिगेशन एफर्ट की बात है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम से कम किया जाए, निकाला जाए वहां से। ठीक है, दोनों ही मिटिगेशन एफर्ट्स का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट निकल के आए, जैसे इन लोगों ने जो ऑब्जर्व किया उसमें कि हायर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन फ्रॉम लैंड बेस्ड कार्बन सिंक, यानी कि लैंड बेस्ड कार्बन सिंक्स हैं जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, इनमें ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू ओशियन, ये ज्यादा कार्बन सिंक की बात कर रहे हैं। तो फिर आप वही कहते हैं अमेजोन जंगल मत काटो, अफ्रीका की जंगल मत काटो, बट दी थिंग इज कि फिर आप गरीब कंट्रीज पे जिम्मेदारी सोच दे रहे हो कि यूएस यूरोप इन लोगों ने एमिशन बहुत कर दिए, लेकिन अब इसको मिटिगेट करने की बात आ रही है तो आप कह रहे हो कि आप लोग ये फॉरेस्ट वॉरेस्ट मत काटो, तो फिर उनको भी तो डेवलपमेंट करना है ना। Higher deployment of carbon capture and storage technologies are in developing countries compared to developed one. Developed countries अभी भी इन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, इनसे ज्यादा डेवलपिंग, लाइक चाइना ने कहा था कि हम सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कर रहे हैं, इंडिया बहुत ज्यादा इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ब्राजील बहुत ज्यादा बायोफ्यूल की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी ज्यादा कोशिश कर रही हैं एज कम्पेयर टू दिस डेवलप्ड कंट्रीज। चलिए आईपीसीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएन बॉडी है, स्टैब्लिश की गई है बाय डब्ल्यूएमओ मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी इन 1988। 195 मेंबर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव बस यही है कि असेस करता है साइंटिफिक टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को, और जो ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें कुछ बता सके, और फिर ये बताता है कि क्या मिटिगेशन एडेप्टेशन हम लोग ले सकते हैं इसके लिए। Now, the important point for your prelims is that IPCC does not itself engage in scientific research. Instead, it asks scientists from around the world to go through all the relevant scientific literature related to climate change and draw up a logical conclusion. Right? This is a very important point for your prelims. इसके अलावा आपको जो जानना है कि ये 3 वर्किंग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है पहले, जो क्लाइमेट चेंज के अलग अलग एस्पेक्ट पे काम करते हैं। जैसे ग्रुप 1 देखता है अबाउट फिजिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, सेकेंड देखता है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट और अडेप्टेशन, और थर्ड देखता है मिटिगेशन के बारे में। फिर इन तीनों ग्रुप की जो रिपोर्ट आती है उसको कंपाइल कर दिया जाता है इन ए फॉर्म ऑफ सिंथेसिस रिपोर्ट, और फिर वो निकल के आती है हमारी AR6। अभी 7 पे वर्क कर रहे हैं ये लोग। कार्बन स्टोरेज और कैप्चर की बात की हमने, तो कैप्चर और यूटिलाइजेशन दोनों आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम नेचुरल गैस, फ्यूल फैक्ट्रीज, पावर प्लांट एक्सेट्रा। उसके बाद इसको स्टोर कर दिया जाएगा ये नीचे ले जाके रॉक्स के बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड पम्प्ड इनटू द अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर ऑफ रॉक फॉर्मेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज परमानेंटली स्टोर्ड। ओके, this is capture. Utilization, leverage the remaining carbon dioxide to convert it into usable products and chemicals of fuels. उसको हम किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर लें, जैसे ब्रिक्स में हमने कन्वर्ट कर लिया और हम उसको यूज कर सकें, राइट, या प्लास्टिक्स में कन्वर्ट कर सकें, राइट। एनहांस ऑयल रिकवरी इन अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर टू स्टोरेज बाय पाइपलाइन, ट्रक और शिप्स एटसेट्रा। आगे चलते हैं। अगर पेपर थोड़ा लेंदी हो रहा हो तो आप स्टॉप कर सकते हैं जाकर, ओके, तो बाद में देख लेना थोड़ा, बट मुझे इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर हमें जानना होगा HbA1c टेस्ट के बारे में, कि आपकी डायबिटीज टेस्ट के बारे में बात करता है। अब देखिए हमारे जो हेमोग्लोबिन होता है ना, जब हम कहते हैं किसी को डायबिटीज हो गई या शुगर हो गई, तो वो दिखाता है कि उसके हेमोग्लोबिन पे हमेशा, फिर उसके जो हेमोग्लोबिन है उन पे शुगर पार्टिकल अटैच रहेंगे। जब ये कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है तब हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटिक स्टेज में है या डायबिटिक स्टेज में है, तो उसी को टेस्ट करता है ये HbA1c। हेमोग्लोबिन H1c टेस्ट, इसको ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी कहते हैं या ग्लाइको
साइलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट काम किस तरीके से करता है? शुगर एंटर योर ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम फूड यू ईट एंड दिस शुगर और ग्लूकोज अटैच टू द हेमोग्लोबिन इन योर आरबीसी, जो कि हमारे आरबीसी सेल्स में होता है. हेमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन that transport the oxygen to all the cells of your body. Everyone has some sugar attached to their hemoglobin and those with pre-diabetic and diabetes however have it more. ज्यादा शुगर अटैच होती है इनके हेमोग्लोबिन से जो कि आरबीसी में ट्रेवल कर रहा होता है. HbA1c test measure the percentage of your RBCs that have sugar coated hemoglobin. और वैसे अगर आप 25 प्लस हो गए हो तो छोड़ देना शुगर खाना, ओके, वो बेटर होगा आपके लिए. Right. Now, one thing you should remember is mole. Mole is a unit of measurement often used for chemical substances. ये आपको पता होना चाहिए कि हम मोल यूनिट को कहाँ यूज करते हैं. एंड अगर इसका कंसंट्रेशन बिलो 5.7 है तो कोई दिक्कत नहीं. 5.7 से 6.4 है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज पर हो, और 6.5 से हायर है तो आप डायबिटिक हो चुके हो. राइट. दिस HbA1c टेस्ट रिफ्लेक्ट योर एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल. यहां पर एक वर्ड है जो आपके काम आएगा, दैट इज वाइमार ट्राइंगल. दिस वाइमार ट्राइंगल ये बहुत जरूरी है आपके लिए. इसमें कुछ नहीं है, इसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये 3 कंट्रीज हैं. ये कह रही हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन कीव में हमें करने चाहिए. मे बी एक किसी टाइम पे हम कर सकते हैं क्योंकि हमें रशिया को आगे नहीं बढ़ने देना है. बस नेतन्याहू अभी भी स्टॉप करने को तैयार नहीं है, इवन डेस्पाइट यूएस क्रिटिसिज्म. और वो मैंने आपको पूरी पिक्चर समझाई है कि अभी उनके लिए एक पर्सनल वॉर बन गई है रादर देन कंट्रीज वॉर. यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. हाइती में हालात ज्यादा खराब हैं तो यूनिसेफ पे क्वेश्चन आ सकता है. सी इट वाज ओरिजिनली फाउंडेड एज यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. देखिए ओरिजिनल नाम इसका अलग था. कब बना था ये? इट वाज फाउंडेड बाय यूएन जनरल असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946, ताकि इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके बच्चों को जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 से डिवास्टेशन हुए हैं. राइट. एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है इसका एक अपना. 36 मेंबर स्टेट होते हैं उसमें. 3 ईयर का टेन्योर होता है उनका. और यहाँ पर रीजनली एलोकेट की जाती है सीट्स. अफ्रीका को 8 सीट है, एशिया को 7 एंड सो ऑन. हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में. जेमिनी, यही वो मैटर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. गूगल जेमिनी चैटबॉट, इसने एक इमेज बना दी ब्लैक एंड एशियन नाजी सोल्जर की, जबकि ना उसमें एशियंस थे ना ब्लैक थे रियलिटी में. इट वॉज ऑल अबाउट द रेशियल जर्मन वाइट्स. दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल. द इमेजेस ऑफ एथनिकली डाइवर्स नाजी ट्रूप्स, ऐसा कुछ था ही नहीं. ठीक है. उसी तरीके से एक और इमेज इसने बनाई जहां पर ये इसने बताया फीमेल ब्लैक यूएस सेनेटर फ्रॉम 1800, जबकि उस टाइम तो छोड़िए आप, पहला ब्लैक फीमेल सेनेटर इलेक्ट हुई है 1992 में. सो कंपनी शुड हैव टेस्टेड द जेमिनी मोर थॉरोली. और हमने भी गूगल को वार्निंग दी थी जब पीएम मोदी के बारे में उसने बताया कि इनकी कुछ पॉलिसी फासिस्ट टाइप की है. अब देखिए ये एक अच्छा फॉर्डर मटेरियल बनेगा आपके मेंस के लिए कि कैसे क्लाइमेट हमारी फूड सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहा है. वियतनाम का राइस बोल एक एरिया है जहाँ पे बहुत राइस ग्रो होती है. वहां पर सॉल्ट वाटर लेवल बहुत बढ़ गया है. वियतनाम फेजेस नियरली $3 billion a year in crop loss as more salt water seeps into arable land. Now this is an example of climate change जिसकी वजह से सी लेवल राइज कर रहा है. Salt water levels are often higher in dry season, ये हम सबको पता है, but they are intensifying due to rising sea levels, drought, tidal fluctuation and a lack of upstream fresh water. यहाँ पर कोलकाता पोर्ट से रिलेटेड है. इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है. ये पोर्ट्स के बारे में मैं आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में जरूर कराऊंगा. कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिनके बारे में थोड़ी डिटेल जाननी चाहिए, वो न्यूज़ में रहें. सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं जल्दी से. ये क्या है? जी, सागरमाला ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना चाहता है, ताकि हम लोग जो हमारी 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है और 14,500 किलोमीटर ऑफ पोटेंशियल नेविगेबल वाटरवेज है, यानी कि रिवर्स वगैरह, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सो ऑन, उस पर हमने नेशनल हाईवे बनाए, नेशनल वाटर इनलैंड वाटर हाईवे. तो ये अनाउंस की गई थी 2014 में. इट होल्ड ए विजन टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कार्गो विद ऑप्टिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. इसके 5 पिलर्स हैं मोस्टली. दैट इज पोर्ट को मॉडर्नाइज करेंगे, नए पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे ताकि बार बार सामान इधर से उधर उतारना ना पड़े. लाइक ट्रेन में आपने रखा, ट्रेन से सीधे पोर्ट पहुंचेगा, यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी है हमको. ओके, तो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे. पोर्ट लाइट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहीं पे पास में ही क्लस्टर बनाया जाए जैसे मोबाइल फोन्स का, और वहीं पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिए जाए तुरंत, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट का खर्चा ही ना आए.
ठीक, कोस्टल कम्युनिटी को डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे एंड कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करेंगे। कोस्टल शिपिंग इज मतलब ये यहाँ से जैसे मान लो आपको पोरबंदर से जाना है मारमगांव, तो आप यहीं यहीं से ये कोस्टल वाले रीजन से ही आ जाइए। ये नहीं कि आप रोडवेज और रेलवेज के थ्रू अंदर से आ रहे हो, राइट? ये चीज नहीं करनी क्योंकि इसमें कॉस्ट कम आती है जो कोस्टल शिपिंग होती है। ठीक है, तो हमें उसको ज्यादा प्रमोट करना है। ये पूरे मेजर पोर्ट्स की लिस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में। कांडला पोरबंदर गुजरात में, मुंबई एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये हमारा महाराष्ट्र में, मर्मुगांव गोवा, मैंगलोर कर्नाटका, कोची, कैरल, टुटिकोरिन चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर आंध्रा, वाइजैक आंध्रा, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया वेस्ट बंगाल। ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। एंड ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज न्यूज़ में रही हैं, ईडी, सीबीआई, एनसीबी एंड ऑल दिस, ठीक है, ये सब मैं आपके साथ आज ही प्रीलिम्स के वीडियो में डिस्कस कर दूंगा एक साथ। ठीक है, आपको पॉलिटी यानी कि आप पॉलिटी की जगह इसको गवर्नेंस कहेंगे तो ज़्यादा सही होगा। गवर्नेंस में ये सारे टॉपिक आज एक ही वीडियो में हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।